सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे कि बजट 2024 की। जी हाँ, अभी आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया वो 510 पन्नों का सर्वे था और वो पूरे बजट का उसमें निचोड़ था। कहाँ से आएगा रुपया, कहाँ खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, सरकार का जमा कितना है, सरकार का खर्च कितना है। यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट जो 2024-25 के हिसाब से भारत में जो पेश किया गया था उसका पूरा हिसाब किताब जो कच्चा चिट्ठा है वो आज जो संसद है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है उस पर चर्चा किया। चलिए हम बात करते हैं बजट 2024 की। इसमें सरकार का जमा और सरकार का खर्च दोनों का जिक्र किया गया। 59.9 लाख करोड़ का यहाँ पर जिक्र किया गया। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से आएगा, उन सारी चीज़ों का जिक्र हम यहाँ करेंगे और देखेंगे कि सरकार ने जो अचीवमेंट सरकार का है वो कहाँ है, कितना है, कैसे आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना कर्जा लिया इसने सरकार ने, कितना सरकार को स्टेट को जो है पैसा दिया, इनकम टैक्स से कितना रेवेन्यू आया, किस टैक्स से कितना रेवेन्यू आया, किस टैक्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया, उन सब चीज़ों की यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ आप हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सरकार को जो यहाँ पर पैसा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आएगा, कहाँ खर्चा होगा, तो भारत सरकार को कुल 63% जो रेवेन्यू आ रहा है टोटल रेवेन्यू का वो टैक्स से है और 28% जो है वो कर्जा लेकर है। 63% सरकार को अलग तरह के टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, है ना, और 28% सरकार जो है खर्च का कर्ज लेती है। अब देखिए केंद्र सरकार को जो मिलने वाला पैसा है वो कहाँ से कितना है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप ये जान लीजिए कि 63% पैसा सरकार को टैक्स से आता है, 28% कर्जा से आता है, बाकी अदर सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक रेवेन्यू जो आती है वो आता है इनकम टैक्स से। गवर्नमेंट को सबसे रेवेन्यू इनकम टैक्स से आता है, चाहे वो आम आदमी पर टैक्स लगाया हो, फर्म पर टैक्स लगाया हो, कोई संस्थाओं पर लगने वाला जो सीधा डायरेक्ट टैक्स है ना, तो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को 11.56 लाख करोड़ रुपया आता है, जो कुल गवर्नमेंट रेवेन्यू का 19% है ना। उसी तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, यानी जो सामान आप खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, उस पर जो लगने वाला टैक्स है उससे 10.68 लाख करोड़ रुपया आता है, जो कुल रेवेन्यू का 18% है। यानी भारत सरकार के कुल रेवेन्यू में सबसे बड़ा योगदान जो है वो है इनकम टैक्स का 19%। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का है 18%। कॉरपोरेशन टैक्स जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उस पर जो प्रॉफिट पर टैक्स लगाया वसूला जाता है वो 10.43 लाख करोड़ है, जो कुल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 17% है। यानी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको देखिएगा तो सबसे अधिक गवर्नमेंट को रेवेन्यू इनकम टैक्स से, उसके बाद GST से, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से है। उसके बाद उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी इसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाला टैक्स होता है, वहाँ से 5%। सीमा शुल्क जो है कस्टम ड्यूटी से 4%। अन्य टैक्सेस जो है 0.2% है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आता है वो इनकम टैक्स है, उसके बाद GST है, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है ना। 3 महत्वपूर्ण टैक्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 4%। इंटरेस्ट और डिविडेंड जो गवर्नमेंट का है उससे 3%। यानी कुल जो है 42.31 लाख करोड़ रुपया, यानी कुल गवर्नमेंट के रिसिप्ट का 70.2% जो है गवर्नमेंट को इन सोर्सेज से आते हैं, टैक्स एंड अदर सोर्सेज से। और सरकार कर्ज लेती है, कर्ज कहाँ से लेती है उनको भी हम बताएंगे आपको। गवर्नमेंट को 70% रेवेन्यू जो है वो टैक्स एंड अदर सोर्सेज से आते हैं, गवर्नमेंट के सोर्सेज से आते हैं। वहीं पर बाकी जो 29% है वो अदर सोर्सेज से है। देखिए 29% में केंद्र सरकार को जो है कर्जे से मिलने वाला पैसा कितना है, कितना हिस्सेदारी कर्जे से। देखिए गवर्नमेंट जो कर्जा लेती है, चाहे बैंक से ले या विदेश से ले या अन्य जगह से, यानी सभी सोर्सेज से कर्जा जो गवर्नमेंट कर्ज लेती है, यानी अगर गवर्नमेंट का 100 मान लीजिए कि अगर रिसिप्ट है तो उसमें 28 रुपया जो है मान लीजिए गवर्नमेंट का कर्जा लेकर के है। 100 खर्च अगर गवर्नमेंट कर रही है तो 28% कर्ज लेके खर्च कर रही है। अब देखिए तो कर्ज जो है
16.85 लाख करोड़ का है ना। यानी कुल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 28% जो है वो क्या है, वो कर्जे से है, कर्ज लेके। कर्ज के अलावे जो ऐसे सरकारी एसेट्स को मान लीजिए बेच दिया, सरकारी परिसंपत्ति को बेच दिया, या जो सरकार ने जो कर्ज दिया उसकी वसूली किया, उससे मिलने वाला पैसा जो है वो मात्र 1% है। कितना? 1%। यानी सरकार एसेट्स अपना बेच रही है, आप जान रहे हैं, कुछ कुछ एसेट्स को बेच दे रही है, 9 साल के लिए लीज पर दे रही है, वैसी सब चीज़ों से। और गवर्नमेंट ने जो कर्ज दिया उसकी वसूली से मात्र कितना है? 1% है। यानी 70% गवर्नमेंट का जो है अपने सोर्सेज से है, टैक्स से, नॉन टैक्स से रेवेन्यू है। वहीं 28% सरकार कर्जा लेती है, चाहे देसी बैंकों से ले या विदेशों से कर्जा ले। वहीं 1% जो है वो सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचकर जमा करती है ना, या कहिए उसको निजीकरण के माध्यम से जमा कर रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर गवर्नमेंट 100 खर्च कर रही है तो 28 रुपया वो कर्जा लेकर खर्च कर रही है। ये वही वाली कहावत है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास टोटल रिसिप्ट है उनका देखिए क्या हाल है। यानी कुल रिसिप्ट में से, यानी कुल रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास जो है 42.31 लाख करोड़, यानी 71% जो है वो कहाँ से है? गवर्नमेंट का अपना है ना, अदर सोर्स से, टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। और कुल कैपिटल रिसिप्ट का जो है ये 29% जो है ये क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट, यानी सरकार ने जो कर्जा दिया, सरकार ने जो कर्जा दिया उसकी जो वापसी अदर सोर्स से कर लिया, या फिर जो सरकार ने जो कर्जा लिया वो है कितना? 17.64 लाख करोड़। यानी कुल जो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट है, रेवेन्यू जमा है उसका 17.64 लाख करोड़, जो 29% है। इस 29% में 1% जो है आप जानते हैं गवर्नमेंट अपनी परिसंपत्ति को बेचकर जमा की है, यानी 28% इसमें सरकार कर्ज लेकर जमा की है। टोटल जमा गवर्नमेंट के पास 29.95 लाख करोड़ का है। यानी 100% में से 71% टैक्स से और बाकी अदर जगह से है ना। अब देखिए कुल जमा में 12.20 लाख करोड़ जो है वो राज्य का हिस्सा शामिल है, और अगर इसमें शामिल नहीं करते हैं तो सरकार के पास कितना बचेगा? 47.66 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। केंद्र सरकार के पास जो रेवेन्यू जमा होता है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में क्या क्या है? सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, दोनों है। तो एसजीएसटी तो राज्य का हिस्सा है, तो राज्य का हिस्सा भी तो केंद्र के पास जमा रहता है ना। चलिए, ये सारा क्या है? अंतरिम बजट जो पेश किया गया था भारत सरकार के द्वारा उसका है। चूँकि आर्थिक समीक्षा जो आज संसद में, लोकसभा में जो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया, उसमें इन सारी चीज़ों की झलक दिखी। इन सारे बातों, चूँकि 510 पेज का जो है निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक सर्वे जो है, आर्थिक समीक्षा, चूँकि सर्वे अंतरिम पूरक बजट के पहले आया था, अब चूँकि ये आ रहा है आपका आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ रहा है, जो आप यहाँ पर इस बजट में, इस भाषण में देख। अब हम बात अगर करें यहाँ पर कि जो ब्याज है और राज्य को जो पैसा देने में कितना खर्चा होता है। देखिए, गवर्नमेंट यानी भारत सरकार जो खर्च करती है उसमें सबसे बड़ा राशि कहाँ खर्च करती है? देखिए, सबसे बड़ा राशि यानी 12.20 लाख करोड़ जो है वो राज्यों को दे देती है। राज्यों को दे देती है कैसे? जैसे सेंट्रल का टैक्स है, सेंट्रल के टैक्स में स्टेट का हिस्सा होता है, जैसे एसजीएसटी है, जीएसटी है, तो उसमें एसजीएसटी राज्य का, एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी कहिए या एसजीएसटी कहिए, एसजीएसटी मतलब स्टेट जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो राज्य का है। यानी टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट का, व्यय का जो है 20%, यानी 12.20 लाख करोड़ जो है वो जो है स्टेट को चला जाएगा, स्टेट के हाथ में चला जाएगा, वो कौन से स्टेट को आ जाएगा। वहीं गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया है, यानी गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज चुकाने में कितना खर्चा होता है एक साल में? 11.9 लाख करोड़। अब सोच लीजिए कितना कर्जा लेके बैठी गवर्नमेंट, यानी वो टोटल एक्सपेंडिचर का वो 20% होता है। कितना होता है? कुल व्यय का 20%। यानी अगर भारत सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करेंगे, तो जितना कर्जा लिया है केंद्र सरकार ने, उस पर ब्याज देने में सिर्फ कुल एक्सपेंडिचर का 20% खर्चा होता है। राज्य का हिस्सा हो जाता है टैक्स का 20%। तो केंद्र सरकार सबसे अधिक राशि जो है, यानी 40% खर्चे जो हैं वो स्टेट को उसका हिस्सा दे देती है और ब्याज के भुगतान करने में सदाती है। वहीं केंद्र सरकार की योजना है फुल्ली सेंट्रली एक सेक्टर का स्कीम जो है, उस पर वो 18% यानी 10.85 लाख करोड़ रुपया जो है खर्च करती है। कौन? सेंट्रल स्कीम पर। अब हम बात अगर करें,
क्योंकि आपको पता चल गया कि स्टेट का उसको ब्याज मिला के 40% खर्च करती है, बाकी जो राशि बची उसका क्या। देखिए सेंट्रल के सेक्टर की जो स्कीम है उस पर 10.85 लाख करोड़ यानी कुल व्यय का 18%, और केंद्र प्लस जो राज्य की योजनाएं हैं लेकिन स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल का, तो वहाँ या तो सेंट्रल जो है 75% खर्च कर रही है, या मान के चलिए 50% सेंट्रल अपना जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, या जो भी तय हुआ होगा सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है, उस पर 5 लाख करोड़ यानी कुल व्यय का 8%। वहीं वित्त आयोग जो फाइनेंशियल कमीशन है एंड जो अदर ट्रांसफर स्कीम है उस पर 4.8 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। कितना? 4.82 लाख करोड़ यानी कुल व्यय का 8%। तो सबसे बड़ी राशि सरकार केंद्र सरकार किस पर खर्च करती है? वो स्टेट को देती है, और इंटरेस्ट पेमेंट पर दोनों पर 20% है, 20% खर्च करती है। ज़्यादा स्टेट को उसका स्कीम में जो टैक्स में हिस्सा बनता है वो देता है। उसके बाद सेंट्रल की जो स्कीम है उस पर 18% खर्च करती है। सेंट्रल स्टेट दोनों को मिलाकर जो स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 8%, और वित्त आयोग को जो या अन्य को जो ट्रांसफ़र किया है तो 8% यहाँ पर राशि खर्च की जाती है। अब जो सेंट्रल सब्सिडीज वगैरह है, जैसे मान लीजिए खाद पर है या खाद्य पदार्थ पर है या पेट्रोलियम पर या बाकी चीज़ सरकारी सब्सिडी दी जाती है, उस पर कुल व्यय का 7% यानी 4 लाख करोड़। और अदर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है केंद्र के मंत्रालयों विभागों या बाकी संस्थानों में जो होने वाला खर्च है वो है 6% कुल व्यय का यानी 3.69 लाख करोड़। वहीं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं उनके पेंशन वगैरह पर जो खर्च करती है गवर्नमेंट कुल व्यय का 4% यानी कि 2.38 लाख करोड़ खर्च करती है। और जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके वेतन पर मात्र 2% खर्च करती है यानी 1.59 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्च कर रही है उसका हिसाब किताब है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आ सकते हैं, इसलिए इन सबको ध्यान से देखना चाहिए। वहीं अगर वेतन पर देख लिया आपने लगभग 2% खर्च करती है 1.59 लाख करोड़, और अन्य खर्चे जो है लगभग 6% है यानी 3.3 लाख करोड़। तो कुल खर्च हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का 59.95 लाख करोड़ यानी इसको शॉर्ट में आप कहिए 60 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल का खर्च है। इसमें 12 लाख करोड़ जो है ये जो है स्टेट का पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, स्टेट का टैक्स है जो सेंट्रल वसूलती है। यानी कुल 100% के बजट में कौन कितना है वो आपने देख लिया, यानी लगभग 60 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है। ये सारा रिपोर्ट जो है राउंड ऑफ किया गया है, राउंड ऑफ रिपोर्ट है, अंतरिम केंद्रीय बजट 24-25 का है ना। देखिए बजट का जो ये पेज होता है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं राज्यों को जाने वाला पैसा किसको कितना जा रहा है। देखिए दक्षिण के राज्यों से जो यानी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि किसको रेवेन्यू जा रहा है तो आप देखिए उत्तर प्रदेश को है 2.18 लाख करोड़ है, उसके बाद बिहार है 1.22 लाख करोड़, बाकी सब देखिए 1000 करोड़ में है, ठीक है। उसके बाद ये जो पूर्वोत्तर का राज्य है 8 राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा वगैरह है। इन 8 राज्यों में जो है कितना 1.04 लाख करोड़ रुपया जो है वो जाता है। कुल मिला के जोड़िएगा तो 12.60 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जो 60 लाख करोड़ है, 60 लाख करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार का जो है उसमें से 12.60 लाख करोड़ जो है ये कहाँ देती है? स्टेट को चला जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो है किस मंत्रालय पर खर्च होता है? देखिए 50% से अधिक जो ये है रेवेन्यू है वो वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर खर्च किया जाता है। जैसे वित्त मंत्रालय देखिए 18.5 लाख करोड़, इसमें सिर्फ 11.9 यानी 12 लाख करोड़ सिर्फ जो है ब्याज ही चुकाने पर भुगतान हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अन्य विभागों पर भी खर्च किया। अब भारत सरकार देखिए मुफ्त राशन और सड़क पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर है ना 2 लाख करोड़, राजमार्ग पर 1.6 लाख करोड़, यूरिया सब्सिडी पर 1.19 लाख करोड़, सड़क निर्माण पर 1.09 लाख करोड़, महात्मा गांधी मनरेगा पर 86,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर शहरी ग्रामीण में 80.67 हज़ार करोड़ हैं। वहीं जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय पर जो है 70,000 करोड़ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 60,000 करोड़,
स्वास्थ्य मिशन पर जो परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग है 38,000 करोड़, समग्र शिक्षा पर 37,000 करोड़, और पीएम विश्वकर्मा योजना है, राष्ट्रीय गंगा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। कुल मिलाकर टॉप 20 कार्यक्रम जो है उसमें गवर्नमेंट जो है 10.76 लाख करोड़ रुपया जो है खर्च कर देती है। ठीक है, अब देखिए, अब है सरकार का जैसे कैपिटल जमा और कैपिटल खर्च, यानी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है कि जो नियमित नहीं होते हैं, है ना, नियमित तौर पर नहीं आते, जैसे कर्जा लिया या सरकारी कंपनी को बेचा या लोन की वसूली हुई, ये नियमित नहीं आते हैं, तो ये कैपिटल जमा है। कैपिटल खर्च क्या है, कैपिटल खर्च किसको कहते हैं, एक बार खर्च करते हैं उसका लाभ हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट बनाया या हाईवे बनाया, सड़क बनाया, अस्पताल बनाया, स्कूल बनवाया, तो ये सब क्या है, एक बार उसको खर्च किया और उसका फ़ायदा लंबे समय तक हमें मिलता रहा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू जमा पर चलते हैं। रेवेन्यू जमा में क्या आता है, जमा बार बार नियमित रूप से होते रहता है ना, जैसे टैक्स हो गया, चाहे जिस तरह का भी टैक्स हो, सरकारी कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट हो गया, इस तरह। और रेवेन्यू खर्च क्या है, ये लगातार बार बार खर्च होते हैं, नियमित रूप से खर्च होते हैं। ये खर्च क्यों होते हैं, क्योंकि सरकार को चलाना है, जैसे कर्मचारी को हर महीना सैलरी देना है, पेंशन देना है, सब्सिडी देना है, सरकारी जो अब दफ्तर वगैरह हैं, कार्यालय वगैरह हैं, उस पर खर्च होना है। ठीक है, तो ये सब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं मोदी जी और मनमोहन सिंह जी में, दोनों में। देखिए, कर्जा कौन कितना ज़्यादा लिया, किसने ज़्यादा कर्ज लिया, मोदी जी ने या मनमोहन सिंह जी ने। देखिए, 111 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो है मोदी सरकार के दौरान बढ़ा है। कितना, 111 लाख करोड़ का कर्जा, है ना। जैसे कर्जा कितना है, अगर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को ले लें तो यहाँ से जो है आप जो इन्होंने 13 में जो ये जो किस में ज़्यादा कर्ज लिया, मनमोहन सिंह ने या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, 2004 से लेके अगर 2013 तक का तुलना करेंगे, क्योंकि 14 में तो मोदी जी की सरकार बन गई, तो 2004 की अपेक्षा 2013 में जो कर्जा था वो 190% बढ़ गया, है ना, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। वही मोदी जी का जब 2014 में कार्यकाल आया और 2023 तक में, ये 24 चल रहा है, 23 तक में जो है ये कर्जा जो है 55 लाख करोड़ से बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया। यानी मोदी जी के कार्यकाल में, ठीक है, 220% जो है ये कर्जा बढ़ गया, है ना। कितना कर्जा बढ़ गया, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था कितना, वो छोड़ा था 50 लाख करोड़ कर्जा पर, ठीक है, और मोदी जी लेके गए उसको कितना पर, 161 लाख करोड़ के कर्ज पर लेके गए। कितना कर्ज पर लेके गए, 161 लाख करोड़। यानी मनमोहन सिंह का कार्यकाल जब समाप्त होता है 2014 में, उसके बाद जो कर्ज लिया है मोदी जी ने, वो 111 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। कितना, 111 लाख करोड़ का कर्ज लिया है ना। अब हम बात करते हैं विश्व के जो टॉप कंट्रीज हैं, है ना, विश्व के जो टॉप कंट्रीज हैं, टॉप 10 इकोनॉमी है, उस पर किस पर जीडीपी के मुकाबले कितना कर्जा है। सबसे पहले हम जापान को लेते हैं। जापान को देखिए, जापान का जो कर्जा है, जापान की जीडीपी का 2 गुना से भी ज़्यादा, यानी 261%, जापान की जीडीपी का 261% कर्जा है। इटली का बात करेंगे तो 144% कर्ज है जीडीपी का। अमेरिका जीडीपी का 121% कर्जा है। फ्रांस को जीडीपी का 111% कर्ज है। वहीं कनाडा जीडीपी का 107%, यूनाइटेड किंगडम यूके जीडीपी का 101% जीडीपी के मुकाबले, ब्राज़ील 85%, भारत 83%, चाइना 76% और जर्मनी 66%। ये जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है, इसमें दोनों का कर्जा शामिल किया गया, कुल कर्जा हो गया, है ना। ये डेटा है IMF 2022 का डेटा है। तो यहाँ पर जो है हमारा हमने देखा कि बजट में सरकार कहाँ से कितना रेवेन्यू लाती है, कितना खर्च करती है, कहाँ कितना स्टेट कितना दिया, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कहाँ आया, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में जो है जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेट 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे का
ये पेश किया है। और ये 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए, खासकर इकोनॉमी का पार्ट जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भी वीडियोज हमारे अपडेट आते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित हम बेस्ट नॉलेज आपको देने का प्रयास करते हैं। चाहे इंडियन की जीडीपी की बात करें, पब्लिक फाइनेंस की बात करें, या फिर भारत के जो बजट हैं उसकी बात करें, सारे का हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको जानकारी देंगे, बताएंगे, ताकि आपको लाभ हो सके। धन्यवाद।